हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे टी टेस्ट। लेक्चर नंबर 16 है। व्हाट इज़ द टी टेस्ट? द टी टेस्ट इज एनी स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलोज ए स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नल हाइपोथेसिस। टी टेस्ट एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसमें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करती है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर द नल हाइपोथेसिस। It can be used to determine if two sets of data are significantly different from each other. इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि दो सेट ऑफ डेटा यदि डिफरेंट significantly each other and is most commonly applied when the test statistics would follow a normal distribution. और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। द वैल्यू ऑफ ए स्केलिंग टर्म इन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वर नॉन, और स्केलिंग टर्म की जो वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वो पता है। टी टेस्ट अलाउज यू टू कंपेयर मीन्स दे आर कॉल्ड टी टेस्ट बिकॉज ईच टी टेस्ट बॉइल्स यू सैम्पल्स डेटा ड्रॉन टू वन नंबर द टी वैल्यू। इस तरह से सैम्पल्स डेटा में निकाला जाता है एक नंबर जिसे हम टी वैल्यू कहते हैं, इसलिए इसे टी टेस्ट कहा जाता है, जो कि दो मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। When should we perform a t-test? Let's first understand where a t-test can be used before we dive into its different types and their implementation. I strongly believe the best way to learn a concept is by visualizing it through an example. So let's take a simple example to see where a t-test comes in handy. कहाँ पर t-test काम आता है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Consider a telecom company that has two service center in the city. एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि दो सर्विस सेंटर रखती है सिटी में। The company wants to find whether the average time required to service a customer is the same in both stores. और कंपनी चाहती है कि जो एवरेज टाइम है रिक्वायर्ड है सर्विस के लिए कस्टमर की, वो दोनों स्टोर पर सेम। The company measures the average time taken by 50 random customer in each store. इसके बाद कंपनी मेजर करती है एवरेज टाइम को 50 रैंडम कस्टमर्स पे दोनों स्टोर पे। स्टोर ए टेक्स 22 मिनट्स वाइल स्टोर बी एवरेज 25 मिनट। स्टोर ए में 22 मिनट लगते हैं, अब स्टोर बी में 25 मिनट लगते हैं। कैन बी से द स्टोर इज़ मोर इफिशिएंट दैन स्टोर बी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टोर ए स्टोर बी से ज़्यादा इफिशिएंट है। इट डज सीम दैट वाई, ये ऐसे समझते हैं कि जैसे डज नॉट इट, हाउएवर वी हैव ओनली लुक्ड एट 50 रैंडम कस्टमर्स आउट ऑफ मैनी पीपल हु विजिट द स्टोर्स। हमने केवल जितने भी स्टूडेंट स्टोर पर पीपल विजिट करने के लिए आते हैं उनमें से हमने 50 रैंडम कस्टमर देखे हैं। सिंपली लुकिंग एट द एवरेज सिंपल टाइम माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कस्टमर हु विजिट बोथ द स्टोर्स। जबकि एवरेज सिंपल टाइम को हमने मेजर नहीं किया है जो कस्टमर दोनों स्टोर्स पर जाते हैं। नाउ द एज्यूम्पशन फॉर परफॉर्मिंग ए टी टेस्ट। देयर आर सर्टेन एज्यूम्पशन वी नीड टू बिफोर परफॉर्मिंग ए टी टेस्ट। द डेटा शुड फॉलो ए कंटिन्यूअस और ऑर्डिनल स्केल द आईक्यू टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट फॉर एग्जाम। डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऑर्डिनल स्केल का होना चाहिए। द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा शुड बी रैंडमली सेलेक्टेड, और जो ऑब्जर्वेशन है डेटा में वो रैंडमली सेलेक्ट होनी चाहिए। द डेटा शुड रिसेंबल ए वेल शेप्ड कर्व, डेटा को रिसेंबल करके वेल शेप्ड कर्व में बनाना चाहिए। व्हेन बी प्लॉटेड, जब इसे प्लॉट करते हैं, इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। लार्ज सैंपल साइज शुड बी टेकन फॉर द डेटा टू अप्रोच ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज सैंपल साइज लेना चाहिए डेटा का ताकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जा सके। ऑल द टी टेस्ट इज एसेंशियल फॉर स्मॉल सैम्पल्स एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉन नॉर्मल। जब भी जो टी टेस्ट होता है उसके लिए एसेंशियल होते हैं स्मॉल सैम्पल्स बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन नॉर्मल होता है। फिर भी लार्ज सैंपल लेने चाहिए इसके लिए। वेरिएंस अमंग द ग्रुप्स शुड बी इक्वल, जो वेरिएंस से डिफरेंट ग्रुप में वो इक्वल होना चाहिए।
फॉर इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट के लिए. Now the types of t-test. There are 3 types of t-test we can perform based on the data at hand. 3 तरह के t-test हम परफॉर्म करते हैं. वन सैंपल t-test, सेकेंड इंडिपेंडेंट टू सैंपल t-test और थर्ड पेयर सैंपल t-test. Now a t-test is a hypothesis test of the mean of one or two normally distributed populations. Several types of t-tests exist for different situations, but they all use a test statistics that follow a t-distribution under the null hypothesis. तो टी टेस्ट हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें हम 1 और 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस लेते हैं और सेवरल टाइप के टी टेस्ट एग्जिस्ट होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में. इसको हम इस तरह से ले सकते हैं: टेस्ट, पर्पज और एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन सैंपल टी टेस्ट, वेदर द मीन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू. इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो मीन है सिंगल पॉपुलेशन का वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है या नहीं. जबकि इसका एग्जांपल होगा: इज़ द मीन हाइट ऑफ द फीमेल कॉलेज स्टूडेंट ग्रेटर दैन द 5.5. यदि मीन हाइट देखी जाए फीमेल की कॉलेज स्टूडेंट्स में तो वो 5.5 से ग्रेटर है. ये तो हो गया फर्स्ट वन सैंपल टी टेस्ट. नाउ द टू सैंपल टी टेस्ट, whether the difference between the means of two independent population is equal to a target value. इसमें हम 2 सैंपल्स का डिफरेंस देखते हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के जो टारगेट वैल्यू के इक्वल हों. डज द मीन हाइट ऑफ फीमेल कॉलेज स्टूडेंट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द मीन हाइट ऑफ द मेल कॉलेज स्टूडेंट. एग्जाम्पल है तो मीन हाइट ऑफ फीमेल स्टूडेंट और मीन हाइट ऑफ मेल स्टूडेंट्स की देखी जाए तो ये सिग्निफिकेंटली है या नहीं, डिफरेंस को चेक करते हैं. नाउ द पेयर टी टेस्ट. टेस्ट वेदर द मीन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू. इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो डिफरेंस आता है मीन्स में बिटवीन द डिपेंडेंट और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू. इफ़ यू मेजर द weight of the male college student before and after each subject takes a weight loss pill, is the mean weight loss significant enough to conclude that the pill worked? T-test regression output. In test whether the values of coefficient in the regression equation differ significantly from 0. Are high school set test scores significantly predictors of the college GPA? An important property of the t-test is the resistance against assumption of population normality. In other words, with large samples, t-tests are often valid even when the assumption of normality is violated. This property makes them one of the most useful procedures for making inferences about population mean. However, with a small sample size and non-normal and highly skewed distribution, it might be more appropriate to use non-parametric test. Now the one sample t-test, one tail test भी कहा जाता है, one tail t-test भी इसको हम कहते हैं. One sample t-test is a statistical test where the critical area of the distribution is one-sided, so that the alternative hypothesis is accepted if the population parameter is either greater than or less than a certain value, but not both. In the case where the t-score of the sample being tested falls into the critical area of one-sided test, the alternative hypothesis is to accept it instead of the null hypothesis. A one-tailed test is used to determine if the population is either lower than or higher than some hypothesized value. A one-tailed test is appropriate if the estimated value might differ from the sample value in either of the directions, left or right, or not both. For this test, the null hypothesis states that there is no difference between the true mean and the assumed value, whereas the alternative hypothesis states that either the assumed value greater than or less than the true value, but not both. For instance, if our h naught mu1 mu naught equals to mu and ha mu less than mu naught, such a test would be a one-sided test, or more precisely a left tail test.
Under such condition, there is one rejection area only on the left tail of the distribution. If we consider mu equals to 100 and if our sample mean deviates significantly from 100 towards the lower direction, H naught or null hypothesis is rejected. Otherwise, H naught is accepted at a given level of significance. Similarly, if in another case H naught mu equals to mu naught and HA mu greater than mu naught, this is also one tail test. Right tail and rejection region is present on the right tail of the curve. In case when mu equals to 100 and sample mean deviates significantly from 100 in the upward direction, H naught is rejected, otherwise it is accepted. Now two sample t-test or two tail t-test. Two sample t-test is a method in which the critical area of distribution is two-sided and the test is performed to determine whether the population parameter of the sample is greater than or less than a specific range of values. A two-tail test rejects the null hypothesis in cases where the sample mean is significantly higher or lower than the assumed value of the mean of the populations. This type of test is appropriate when the null hypothesis is some assumed value and the alternative hypothesis is set as the value not equal to specified value of the null hypothesis. The two-tail test is appropriate when we have H naught mu equals to mu and HA mu naught equals to mu naught, which may mean mu greater than mu naught or mu less than mu naught. Therefore, in a two-tailed test, there are two rejection regions. One is either direction, left or right, toward each tail of the curve. Suppose we take mu equals to 100, and if our sample mean deviates significantly from 100 in the either direction, the null hypothesis can be rejected. But if the sample mean does not deviate considerably from mu, the null hypothesis is accepted. Now independent t-test. An independent t-test is a test used for judging the means of two independent groups to determine the statistical evidence to prove that the population mean are significantly different. Subjects in each sample are also assumed to come from different population, that is, subject H sample A are assumed to come from population A and subject in the sample B are assumed to come from population B. The population are assumed to differ only in the level of independent variable. Thus, any difference found between the sample mean should also exist between population mean, and any difference between the population mean must be due to difference in the level of independent variable. Based on this information, a curve can be plotted to determine the effect of an independent variable on the dependent variable and vice versa. This type is lecture is completed. Thank you all of you.